नमस्ते बच्चों, मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको आदिकाल की परिवेश के बारे में बता रही हूँ और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको आदिकालीन परिवेश, धार्मिक परिवेश और सामाजिक परिवेश के बारे में बताया था। आज मैं आपको आदिकाल के राजनीतिक परिवेश के बारे में समझाऊंगी। भारत का जो समय था, उस समय राजनीतिक समय वो बहुत ही अस्त व्यस्तता से भरा हुआ था और आदिकाल का जो समय था उस समय राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। राजनीतिक दृष्टि से ये जो समय था वो युद्ध और अशांति का ही समय था। बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल उस समय में थी और उस युग में राजनीतिक पराजय और गृह कलेश का समय था। उस समय बहुत ही युद्ध हो रहे थे, निरंतर विदेशी आक्रमण चल रहे थे और एक और तो विदेशी आक्रमण की चलने वाली भीषण आंधियाँ थी और जिससे जो कि जनता को स्थिर नहीं रहने दे रही थी। और दूसरी ओर राजाओं और सामंतों की आपसी फूट देश को खोखला किए जा रही थी, क्योंकि क्या था कि इस समय जो संकुचित राष्ट्रीयता थी वो बहुत ज़्यादा उस समय में व्याप्त थी, क्योंकि जो छोटे छोटे राजा थे वो आपस में ही लड़के अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे और उनके लिए वो बस 10 या 5 गांव ही एक तरह से पूरे राष्ट्र के रूप में वो उसको देखा करते थे। तो जब आपस में ही वो झगड़ते थे, आपस में उनकी फूट होती थी, तो जो आक्रमणकर्ता थे वो इस बात का लाभ उठाते थे और आपसी फूट के कारण वो राजाओं को परास्त करते थे। यदि वो उनकी सहायता करते, एक राजा दूसरे की सहायता उस समय करता, तो हो सकता है कि स्थितियाँ कुछ और होती। तो ऐसी स्थिति थी कि निरंतर बाहर के इनके आक्रमण चल रहे थे और ईसा की 7वीं शती में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात देश में जो केंद्रीय सत्ता थी वो सदा के लिए उसका विलोप हो गया था, क्योंकि जो ही राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हुई उसके साथ ही ये सारी स्थितियाँ बदल गईं। उत्तरी भारत में भी मिहिर भोज ने राजशक्ति के बिखरे सूत्रों को एकत्र करने का प्रयास किया। दक्षिण में राष्ट्रकूट सम्राटों ने इस दायित्व को संभालने में अपने प्राण लगा दिए। उधर जो मध्य एशिया और पश्चिम को रौंदता हुआ इस्लाम भारत के पश्चिमी द्वार पर दस्तक देने लगा था, तो वहाँ से इस्लाम का ख़तरा हो गया था कि वो वहाँ से इस्लाम आएगा और इसको जीत लेगा। तो भारत की स्थितियाँ जो थी वो बहुत ही राजनीतिक स्थितियाँ इस तरह की थी कि आपसी फूट के कारण जो थे बाहर के विदेशी आक्रमणकारी वो उसका भरपूर लाभ उठा रहे थे। इस्लाम के जो प्रथम आक्रांता थे मोहम्मद बिन कासिम ने 8वीं शती के प्रारंभ में ही सिंध पर आक्रमण किया और तब जो ब्राह्मण राजा दाहिर थे उसने घरेलू फूट और कलह के बावजूद घमासान युद्ध उससे किया और अपना उत्सर्ग उसने अपना एक तरह से बलिदान दे दिया। और विजय के मद में मस्त होकर जब अरब सेना ने कच्छ, मारवाड़, उज्जैन, उत्तरी गुजरात पर आक्रमण किया तो चालुक्य सेना ने उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। 9वीं शताब्दी तक मुसलमान जो थे वो सिंध से आगे भारत में प्रवेश नहीं कर सके थे, क्योंकि जो हमारे यहाँ के बहादुर राजा थे वो उनको कहीं से तो सब मिलके परास्त कर देते थे और कहीं पर वो उस राजाओं की फूट का लाभ पूरी तरह से उठा लेते थे। 10वीं-11वीं शती में उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए थे, क्योंकि जो 10वीं-11वीं शती थी उसमें जो उत्तर भारत था उसमें बहुत ही छोटे छोटे से स्वतंत्र राज्य हो गए थे। तो जिनमें मालवा, गुजरात, सांभर, गौड़ आदि प्रसिद्ध थे। काबुल के हिंदू राजा इस्लाम के निरंतर आक्रमणों से भयभीत होकर ओहिन तक सीमित हो गए थे।
10वीं शताब्दी में गजनी के सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने इस उत्तर पश्चिमी सीमांत के राज्यों को जीत लिया था और उसने मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर, कालिंजर को जीतकर सोमनाथ मंदिर की अपार जो धनराशि थी वो भी उसने लूट ली थी। तो इस तरह से यहाँ से 10वीं शताब्दी में गजनी जो था उसने यहाँ पे उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण करके और वहाँ पर बहुत लूटपाट करी और हमारे जो भारत में सोमनाथ मंदिर था उसको भी उसने लूट लिया। दक्षिण का जो चोल राजा राजेंद्र इस समय बंगाल तक अपने साम्राज्य के विस्तार में लगा रहा। उसने महमूद गजनवी को उखाड़ने में अन्य राजाओं को कोई सहयोग नहीं किया, क्योंकि वो जो राजा था चोल राजा वो सिर्फ अपने ही राज्य का विस्तार में लगा रहा। यदि वो उनका सहयोग करता तो हो सकता है कि महमूद गजनवी को चारों खाने चित्त कर देते और उसको यहाँ से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता। 11वीं और 12वीं शती में अजमेर में चौहान, दिल्ली में तोमर, कन्नौज में गेहूवाल राजाओं के शक्तिशाली राज्य थे। और अजमेर के जो विसलदेव चौहान थे उन्होंने समस्त ही उत्तर पश्चिमी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। गजनी जो थे वो गजनी के तुर्कों को परास्त करके मोहम्मद गौरी ने भारत विजय के सपने देखे। उसने सोचा कि भाई अब गौरी ने अपने सपने देखे कि मैं अब भारत विजय करूंगा। उसने भारत पर कई जगह आक्रमण किए। आप लोगों को बच्चों अपना अगर इतिहास पढ़ा होगा तो गौरी के किस्से आप लोगों ने पढ़े होंगे कि वो किस तरह से भारत में आया और उसने किस तरह से यहाँ पे आपसी राजाओं की फूट का लाभ उठाया, किस तरह से वो परास्त भी हुआ और किस तरह से उसने भारत पे कितने आक्रमण किए। तो ये सब आपने अपने इतिहास में कक्षाओं में पढ़ा होगा। और कई बार तो बार बार पराजित होकर भी वो भारत विजय के लिए ललायित रहा। बार बार उसको मुंह की खानी पड़ती थी, लेकिन फिर भी उसका जो एक सपना था कि मैं भारत विजय करके रहूं, पूरे भारत पे अपना राज्य स्थापित करूं, साम्राज्य स्थापित करूं, तो वो सपना उसको बार बार इस ओर खींच लाता था। और पराजय के बावजूद भी वो अपने इसी के लिए लालायित रहता था, भारत विजय के लिए। तो अजमेर के जो राजा थे पृथ्वीराज, उन्होंने गौरी को एक के बाद एक पराजय दी। उसने बहुत प्रयास किए कि अजमेर को मैं जीत लूं, लेकिन उन्होंने जो पृथ्वीराज थे उन्होंने उसको उसकी एक नहीं चलने दी और एक के बाद एक कई उन्होंने युद्धों में उनको हराया, गौरी को उसको हराया। और किंतु जब पृथ्वीराज जागरूक नहीं रहा, कई युद्धों में गौरी को हराने के बाद गौरी को खूब मात दे दी, तो वो एकदम अनिश्चिंत हो गए अपने पृथ्वीराज और राजा। और फिर अपने वो उनके साथ अपने काम में लग गया। राजा परमार के साथ युद्ध में उलझ गया और कन्नौज के राजा जयचंद के कलह का शिकार हो गया। तब मोहम्मद गौरी ने अचानक ही आक्रमण करके अंतिम हिंदू सम्राट जो हमारे पृथ्वीराज चौहान था उसको परास्त कर दिया, क्योंकि धोखे से उसने उसको परास्त किया। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज को की जो पराजय के साथ ही भारत में विदेशी साम्राज्य की नींव पड़ गई, क्योंकि यदि पृथ्वीराज को उस समय परास्त नहीं होता तो गौरी जो है वो कुछ नहीं कर पाता। और लेकिन ऐसा ही हुआ कि पृथ्वीराज की पराजय के साथ ही भारत में विदेशी साम्राज्य की नींव पड़ी। गौरी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे मुस्लिम साम्राज्य की पताका समस्त उत्तर भारत में फहराने लगी। तो इन समस्त राजनीतिक घटनाओं और परिस्थितियों का मूल्यांकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदुओं में राज्य प्राप्ति और विस्तार की जो लालसा तो थी ही, किंतु आपस में लड़ते रहने के कारण विदेशी आक्रमण के समय एक दूसरे को सहयोग देने की भावना भी उनमें नहीं थी, जिसके कारण ये सारे भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ा। और इसके कारण वे सभी एक के बाद एक परास्त होते गए और विदेशियों के हाथों अपनी स्वतंत्रता खोते रहे। वे 10-5 गांवों के शासन को ही अपना एक राष्ट्र समझते थे और केवल उसी संकुचित राष्ट्र की भावना के कारण मरने मिटने को तैयार हो जाते थे। व्यक्तिगत वीरता होते हुए भी व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव उन सभी राजाओं में था और इसीलिए उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो
आपस की कलह, ईर्ष्या, द्वेष और जो राजनीतिक विवशताएँ थीं, ये सारी की सारी उसका कारण बनी। और आदिकाल में इन सब बातों को, सब राजनीतिक स्थितियों को देखा जा सकता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किसी भी युग की जो राजनीतिक स्थितियाँ होती हैं, राजनीतिक परिवेश होता है, वो किस तरह से उस वहाँ के साहित्य को प्रभावित करता है, और वहाँ का जो परिवेश होता है उसमें किस तरह से समय बदल जाता है, स्थितियाँ बदल जाती हैं। तो यही हमने जाना आदिकाल के राजनीतिक परिवेश के बारे में। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, आदिकालीन राजनीतिक परिवेश। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। और अगले वीडियो में मैं आपको अगली परिस्थितियों के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।